सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एसटीवी 24 न्यूज चैनल के साथ संवाद में की चर्चा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसटीवी 24 न्यूज चैनल के साथ संवाद में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें मुंबई के विकास, मानव तस्करी के खिलाफ अभियान और राज्य के अन्य महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई को स्टार्टअप की राजधानी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। मुंबई विकास। फडणवीस ने गडकरी की भूमिका की प्रशंसा की और मुंबई के विकास के लिए उनके योगदान को सराहा। मानव तस्करी। उन्होंने मानव तस्करी के खिलाफ अभियान ऑपरेशन आहट के तहत की गई कार्रवाई की जानकारी दी। फडणवीस ने अजित पवार की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने संयम पाला है, लेकिन अजित पवार का संयम ढह गया है। ये संवाद महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। ब्यूरो मुरली सिंह की खास रिपोर्ट। मतलब पेटी में से मिलेगा। हाँ, आपने बोला कि आपने बहुत संयम से जवाब दिया। मैं इसी पे लेके आना चाहूंगा। आपकी जो अभी लास्ट जो सभा थी शिवाजी पार्क पे, हमने आपका एक अलग तरीके सा रूप देखा। आप काफी एग्रेसिवली उसमें हो गए। आपने अपने स्वर्गीय पिताश्री का भी जिक्र किया। तो क्या कहीं ना कहीं इमोशनल मोमेंट था वो? क्योंकि जिस तरह से पर्सनल टारगेटिंग किया जा रही था आपके ऊपर, आप हिंदू हैं कि उसके ऊपर सवाल पूछे जा रहे थे। देखिए, ऐसा है कि उद्धव जी इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि बात करते करते मेरे पिताजी और माताजी पर सवाल उन्होंने उठाया। क्या वो हिंदू थे, ये ढूंढना पड़ेगा, इस प्रकार की बात उन्होंने कही। बड़ी ओछी बात उन्होंने कही। इसलिए मैंने उनको जवाब देते हुए कहा कि मेरे जो पिताजी है वो तो आरएसएस के प्रचारक थे। भारत की हमारे संविधान को बचाने के लिए 2 साल तक इमरजेंसी में वो जेल में रहे। अपनी पूरी जिंदगी मेरे पिताजी ने समाज की सेवा की, कोई संपत्ति नहीं बनाई। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि स्वर्ग से मेरे पिताजी जब मुझे देखते होंगे तो उनको गर्व होता होगा कि उसी रास्ते पर, प्रामाणिकता के रास्ते पर, हिंदुत्व के रास्ते पर मेरा बेटा चल रहा है। लेकिन जब हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ये स्वर्ग से देखते होंगे कि उनका बेटा रशीद मामू को पार्टी में लेकर उसको टिकट दे रहा है, जब वो देखते होंगे कि उनके बेटे के प्रचार में पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं, जब वो देखते होंगे कि उनके बेटे के प्रचार में मुंबई बम विस्फोट के जो एक प्रकार से आरोपी है वो लोग उनका प्रचार कर रहे हैं, जब वो देखते होंगे कि उनकी ही बनाई हुई शिवसेना जो अब उबाठा हो गई है, उसके लोग मस्जिदों में जाकर कहते हैं कि हमारे उद्धव जी अगर वापस आएंगे तो आपके मस्जिद पर वापस लाउड स्पीकर लगेगा। ये सब देखकर उनको फक्र नहीं होता होगा, उनको दुख होता होगा। मेरे पिताजी स्वर्ग से मुझे फक्र से देखते होंगे, उनके पिताजी स्वर्ग से उनको देखकर कहीं ना कहीं निराश होते होंगे। आपने मस्जिदों का जिक्र किया। आपने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में आपने ऐसे भी कहा है कि लोकसभा में एक परसेप्शन तैयार किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे और उसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ा, काफी डैमेज हुआ आपको। ये जो वोट जिहाद वाला आपने उस वक्त कहा था, तो इस वक्त डर नहीं लग रहा है आपको वोट जिहाद वाला? देखिए, क्योंकि समाज जाग उठा है। 2 चीजें, एक तो माइनॉरिटीज में भी और मुस्लिम समाज में भी ये पता है कि भाई हमारा इस्तेमाल किया जाता है, हमको वोट की मशीन के रूप में यूज किया जाता है, यूज एंड थ्रो किया जाता है। इसलिए भले ही अब भी वो कोई बहुत ज्यादा बीजेपी को वोट देंगे ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी को हराने के लिए वोट जिहाद का नारा उन्होंने दिया था, अब वो काम नहीं चलेगा। दूसरा यह है कि अगर हम लोग कुल मिलाकर मुंबई को या महाराष्ट्र को देखें तो उस वोट जिहाद के नारे के बाद यहाँ का जो बहुसंख्य समाज है वो भी जागरूक हुआ है। उसके भी ये ध्यान में आया है कि कोई भी जब पोलराइजेशन करता है तो उसका खामियाजा उसको काउंटर पोलराइजेशन में भुगतना पड़ता है। वो काउंटर पोलराइजेशन भी उन्होंने देखा है। तो वो तो कहते हैं आपका हिंदुत्व फेक है, बीजेपी का फेक हिंदुत्व है। हमेशा इसी तरह की बातें अपनी सभाओं में भी करते हैं और बाकायदा सबके सामने इसी तरह की बातें करते हैं कि बीजेपी हमेशा फेक हिंदुत्व है बीजेपी। देखिए, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर बाला साहब ठाकरे जी की पुण्याई छोड़ दे तो एक काम उद्धव ठाकरे बताए हिंदुत्व के लिए उन्होंने किया हुआ,
किसी हिंदुत्व के आंदोलन में थे, राम जन्मभूमि के आंदोलन में गए, मैं गया था, मैं कार सेवक था, मैं तीनों कार सेवाओं में गया हूं, ये कभी गए नहीं, ये घर से बाहर निकले नहीं। जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ ऐसे समय भी ये कभी बाहर नहीं निकले, इन पे एक केस नहीं लगा कभी। इन्होंने अपने पूरे लाइफ में एक आंदोलन नहीं किया। देखिए, हम पैदा ही हिंदुत्ववादी हुए हैं, हमारे रग रग में हिंदुत्व है, और हमारा हिंदुत्व संकुचित नहीं है, हमारा हिंदुत्व व्यापक हिंदुत्व है। हमने हमेशा ये माना है कि पूजा पद्धति से हिंदुत्व तय नहीं होता। जो व्यक्ति इस भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है, प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति को अपनी जीवन पद्धति मानता है, उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो वो हिंदू है, ये मानने वाले हम लोग हैं। इसलिए हम बहुत व्यापकता के साथ सबको साथ में लेकर काम करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व के लिए कभी कुछ किया नहीं, और अब तो उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। तो सर, जिस तरह से बीएमसी चुनाव की बात करें तो काफी कम्युनल हो गया है, ऐसा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मराठी नॉन मराठी वाला इशू, और फिर बाद में हिंदू मुस्लिम, कोई कह रहा है हिंदू मेयर बनेगा, कोई कह रहा है हिजाब वाली मेयर बनेगी, तो ये जो अब कोई कह रहा है मराठी मेयर बनेगा, तो ये हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? देखिए, ये बात क्यों आई? दो कारणों से आई। एक, जब किसी ने कहा कि हिजाब वाली मेयर बनेगी, और जिस समय उद्धव जी ने कहा कि मराठी और मुस्लिम मिलकर हमको जिताएंगे और हम मेयर बनाएंगे, तब मैंने ये कहा मराठी और हिंदू इसको पृथक नहीं किया जा सकता। आप जो ये भेद करना चाहते हो कि मराठी अलग है और हिंदू अलग है, मराठी वो कौम है जिसने देश के लिए लड़ाई की है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको स्वभाषा और स्वधर्म का अभिमान सिखाया, लेकिन उसके साथ साथ कभी भी हमको हिंदुत्व से अलग नहीं किया। वो हिंदू पदपादशाही कहते थे, हिंदवी स्वराज कहते थे, और ये जो हिंदवी स्वराज है इसका विस्तार पूरे देश में हुआ। और मराठे जब पानीपत की लड़ाई में गए थे, उस समय वो अपना राज बचाने के लिए नहीं गए थे, भारत को बचाने के लिए गए थे, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने उनको पत्र लिखकर ये कहा था कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान ये मेरे आधिपत्य में है, ये मेरा राज है, ऐसा आप मान्य कर लो, और मैं ये मान्य करने को तैयार हूं, बचा हुआ पूरा भारत ये मराठों का है, और हम इस प्रकार से संधि करते हैं। लेकिन मराठों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से यहाँ पर आए हुए हो, इस किसी भूभाग पर तुम्हारा हक नहीं बनता, ये हमारे भारतीयों का भूभाग है। इसलिए मराठे लड़े, 1 लाख मराठों ने अपना बलिदान दिया। इतना बड़ा विचार करने वाली ये कौम, इसको जिस प्रकार से संकुचित करने का प्रयास इन लोगों ने किया, वो होने वाला नहीं है। देखिए, मराठी आदमी ये बीजेपी का एक बहुत ही कमिटेड वोटर है। अगर नहीं होता तो हम 24 में भी इनके खिलाफ लड़े और 14 में भी इनके खिलाफ लड़े, दोनों समय मराठी वोटर हमारे साथ रहा, इनके साथ नहीं रहा। इसलिए एक स्वाभाविक है कि मुंबई में अगर कोई मेयर बनेगा, अगर चेन्नई का मेयर बनेगा तो तमिल बनेगा, अगर हैदराबाद का बनेगा तो तेलुगु बनेगा, अगर अहमदाबाद का बनेगा तो गुजराती बनेगा, ऐसे ही मुंबई का बनेगा तो मराठी बनेगा, लेकिन हिंदू बनेगा। ओके सर, एक सवाल ये भी है, आपने मराठी मानुस का जिक्र किया, तो दोनों भाई जब साथ में आए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट उद्धव ठाकरे एंड राज ठाकरे, डू यू थिंक दैट द पॉलिटिकल इक्वेशन हैज चेंज्ड इन द स्टेट एंड स्पेसिफिकली इन बीएमसी? कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दोनों जीरो सम गेम खेल रहे हैं। दोनों का वोटर बेस इरोड हो चुका है, समाप्त हो चुका है, कम हो चुका है। अब ये दोनों साथ में आकर भी कोई फॉर्मिडेबल ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। मैं आपको आज ही बता देता हूं, मुंबई में पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत, एक अच्छा नंबर हमारा होगा, हम पूरे तरीके से इनको शिकस्त देंगे। ये जो परसेप्शन अगर चल गया, जिस तरह से मराठी मानुस और मुंबई को स्नैच करने की बात की जा रही है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका डर है कि इसका इम्पैक्ट? इसका इसलिए कोई डर नहीं है, क्योंकि चुनाव से 1 महीना पहले ही मैंने कहा था, जब भी चुनाव आता है
ये लोगों को ये सारी बातें याद आती है। मराठी माणूस इतना मूर्ख नहीं है कि इनकी बरगलाने वाली बातों में वो आ जाए, क्योंकि मराठी माणूस को जब हम ये बोलते हैं कि आप बताइए इन्होंने मराठी आदमी के लिए क्या किया, दिखाने लायक कोई चीज नहीं है। 25 सालों में इनका राज रहा, मराठी माणूस मुंबई छोड़कर वसई विरार के पार चला गया, ये उसको घर नहीं दे पाए। और हमने 5 साल सरकार चलाई और अब वापिस चला रहे, तो बीडीडी चौल में रहने वाले 80,000 मराठियों को उनका मकान दिया, 120 फुट में रहने वाले को 500 फुट का मकान दिया। अभ्युदय नगर हो, विशाल सह्याद्री हो, अलग अलग प्रकार से जो मोतीलाल नगर हो, पत्राचाल हो, हर जगह मराठी आदमी को हमने मुंबई से बाहर निकलने से बचाया और उसका घर उसको दिया। इसलिए मराठी आदमी भी ये सवाल पूछता है कि आपने हमको दिया क्या है, बता कुछ नहीं सकते, केवल बोल वचन दिया। पुणे का जिक्र करें, मुंबई से बाहर आके पुणे में जिस तरह से हमने देखा ठाकरे यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हुई है और पुणे में पवार फैमिली दोनों साथ में आई है। तो कहीं ना कहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी तो बीजेपी है पुणे में, मैं ओवरऑल एक महायुति को लेके एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जब कोई टीका टिप्पणी महायुति के नेताओं को करता है चुनाव प्रचार के दौरान, स्पेसिफिकली अजीत पवार जी के ऊपर भी काफी टीका टिप्पणी आप ही के नेता, तो कहीं ना कहीं महायुति में बिटरनेस आती है सरकार। देखिए, पहली बात तो यह है कि केवल पूना में और पिंपरी चिंचवड़ में हम और वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्होंने शरद पवार जी के साथ अलायंस किया है। चुनाव से पहले हमारा यह तय हुआ था कि सब जगह अलायंस नहीं हो सकता है, जहां अलग लड़ेंगे वहां फ्रेंडली फाइट होगी, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देंगे। मैंने अभी तक एक भी स्टेटमेंट दोस्तों के खिलाफ नहीं दिया। पूना में भी गया तो विकास पर बात की, मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, नहीं तो पूरा महाराष्ट्र जानता है जब मैं जवाब देने पर आता हूं तो मेरे से ज्यादा शार्प जवाब कोई नहीं दे सकता। लेकिन मैंने अपना संयम रखा। अजित पवार जी ने संयम छोड़ दिया, शायद हारने के डर से उन्होंने बहुत उल्टी सीधी बातें कह दी। हो सकता है कि उनको ही बाद में शर्मिंदगी महसूस हो इस प्रकार की बातें मैंने क्यों कही, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको इतना दावे से कहता हूं कि इसका उनको नुकसान होगा, लोग हमको चुन कर देंगे।